कुछ सवाल? हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने जो डेटा दिया कि जो आपने चुनाव आयोग से शिकायत की, क्या कुछ ऐसे इसका भी डेटा है कि कितने बार चुनाव आयोग ने आप लोगों को नोटिस जारी किया या उनको नोटिस जारी किया, उस पर एक्शन हुआ हो? नहीं, हमको भी नोटिस आए। आप जानते हैं कि हमने एक शिकायत की थी प्रधानमंत्री के खिलाफ। उस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री को तो नोटिस नहीं भेजा, राहुल जी को भी नहीं भेजा, पर राहुल जी निशाना तो थे, पर खरगे जी को नोटिस आया और वहाँ नड्डा जी को नोटिस गया। पर जो हमारी शिकायत थी, जो 14 हमने प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से हमने प्रधानमंत्री की भाषा के खिलाफ और उनके चुनाव प्रचार के खिलाफ जो हमने शिकायत की थी, उस पर कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम बार बार हर हफ्ते हम चुनाव आयोग से मिला करते थे और हम उनसे गुजारिश करते थे कि इस पर कार्रवाई हो, पर अफसोस की बात है कि 117 टोटल, कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं, उनमें से 14 सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए। जयराम जी, आप लोगों ने शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो 117 शिकायतें हैं, ये एआईसीसी की तरफ से शिकायतें हैं। हमारे जो पीसीसी हैं, त्रिपुरा पीसीसी, असम पीसीसी, यूपीसीसी, राजस्थान पीसीसी, वो अपना शिकायत अपने चुनाव आयोग में करते थे। ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी स्टेट चुनाव आयोग नहीं, यहाँ के चुनाव आयोग एआईसीसी की तरफ से हमने 117 शिकायतें की हैं। ये 77 दिन का आंकड़ा है। पहला शिकायत हमने 13 तारीख मार्च को किया था और आखिरी शिकायत हमने 30 तारीख को, ये आप जानते हैं, ये गहरे चिंतन को लेकर हमने किया है। सर, जयराम जी, जो आपने आखिरी शिकायत की थी 30 तारीख को, उसमें आपने अपील की थी, चुनाव आयोग से मांग की थी कि प्रधानमंत्री के मौन व्रत के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाई जाए और ये चुनाव आयोग का मतलब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग ने माना कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? चुनाव आयोग ने सीधे खारिज किया। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि हमने शिकायत की थी प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये complaint against the meditation trip of Mr. Modi taking place from 30th May 2024 to July 1st, 2024 as a way of indirectly violating the silence period to continue his campaign. तो इसको लेकर हमने शिकायत की थी, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, हमको कुछ जानकारी मिली नहीं है। चुनाव आयोग ने स्वीकारा हमारी शिकायत को, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर एक शिकायत के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। 14 शिकायतें हैं प्रधानमंत्री की। ये पहली बार, कभी नहीं हुआ ऐसे हमारे चुनाव के इतिहास में, पहली बार प्रधानमंत्री के प्रचार के खिलाफ 14 शिकायत हमने की है, पहली बार। जयराम जी, आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं? 2004 में चुनाव 20 दिन के अंदर हुए। पहला सवाल तो उठता है, 42 दिन क्यों लगे? डिजिटल इंडिया बन गया, स्टैंड अप इंडिया बन गया, सब इंडिया बन गया। 2004 में 20 दिन लगे थे चुनाव खत्म करने के लिए, इस बार 42 दिन लगे हैं। कुछ कारण होंगे, हमें तो पता नहीं है, पर यह भी एक सवाल है। जिस तरीके से हमने शिकायत की है, जिस मात्रा में हमने शिकायत की है और किस तरह से उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, इस पर भी सवाल उठते हैं। हमने मई 2023 से चुनाव आयोग से टाइम मांगा था वीवीपैट को लेकर, उस पर भी चुप्पी थी, हम मिल नहीं पाए। और आप जानते हैं कि हमारे दबाव के कारण चुनाव आयोग ने जो जानकारी उनको देना चाहिए था, जब चुनाव खत्म होता है 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, पहले चरण की जानकारी 11 दिन के बाद उन्होंने दिया।
आप जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा। तो कई सवाल उठते हैं चुनाव आयोग के व्यवहार पर। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हम चुनाव आयोग का बहुत सम्मान करते हैं, पर अफसोस की बात है कि इस बार निष्पक्षता हमें दिखाई नहीं दिया। सुप्रिया जी, एक सवाल इधर से है। सुप्रिया जी, आज कुछ जगहों पे ये खबर छपी है कि आपके शायद संज्ञान में आया होगा कि गार्जियन अखबार ने ये खबर लिखी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपोजिशन के रीच को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के शुरू होने से पहले सरकार ने या तो कोई डील किया या उनको दबाव मिलाया। बावजूद इसके जो परफॉर्मेंस आप लोगों का रहा और ये जो खबर आई है, इसको लेकर आप क्या कहें? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मुझे गार्जियन अखबार की खबर का जो संज्ञान है वो मिला सवेरे। मैं ना इसका खंडन कर सकती हूँ ना इसकी पुष्टि कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि जो सप्रेशन होता है विपक्षी नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ, विपक्ष के सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ, वो पूरी तरह से साफ दिखता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम 5-5, 6-6 गुना हमारे इंप्रेशंस, हमारी रीच, हमारे व्यूज बीजेपी से कहीं बेहतर है, जबकि हमारे फॉलोअर्स उनसे कम है, क्योंकि हमारे रियल फॉलोअर्स हैं, हमारे बॉट्स नहीं है, तो ये अपने आप में एक कहानी बयां करता है। इसमें कोई दुरेज नहीं है मुझे कहने का कि विपक्ष के तमाम जो अच्छे अकाउंट्स थे, जो अकाउंट्स हमारे समर्थकों के थे, जो हमारी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, जो वॉलंटियर्स होते हैं, उनको सस्पेंड करने का, उनको अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करने का, उनको इंडिया में बैन करने का लगातार इस सरकार ने काम किया। और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि कोई किसानों की बात कर रहा था, कोई लोकतंत्र की बात कर रहा था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था। मेरे पास खुद मेल आया ट्विटर से और उसमें था कि मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पे बोला था, उन्होंने कहा आप इस पे नहीं बोल सकते, आपको ये रिस्ट्रिक्ट है। मैंने नहीं हटाया, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है रीच, मेरी रीच रिस्ट्रिक्ट करिए। पर मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से सरकार दखल अंदाजी करती है, जिस तरह से सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैनिपुलेट करने का, जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेशन लिखती है चिट्ठियां इन प्लेटफॉर्म्स को, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वो कई बार उन्होंने खुलकर सामने आकर भी कहा है कि ऐसा ऐसा लिख कर आया है, हम इससे सहमत नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकार की ओर से लिख के आया है हमें इस अकाउंट को बैन करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ तो हमने अच्छा किया होगा। मेरा सवाल है जयराम रमेश जी को। अगर वेस्ट बंगाल के जो क्वेश्चंस हैं वो देखे जाएं तो वो बिल्कुल ही तृणमूल कांग्रेस पिछले उनके चुनाव के जो प्रचार के टाइम पे जो जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उससे हूबहू मिलते जुलते हैं कांग्रेस के सवाल भी। क्या ये अपने अलाइज को ज़्यादा खुश करने के लिए और ज़्यादा? ये संयोग है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव लड़ाया गया है लोकसभा के लिए लड़ा गया, ये विधानसभा के चुनाव नहीं है। और हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव नहीं है। और टीएमसी के नेता ने खुद कहा है कि मैं इंडिया जनबंधन को समर्थन देती हूँ। टीएमसी इंडिया जनबंधन का हिस्सा है। जो सवाल हमने किया है, जब भी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल जाते हैं और गए हैं, वो पश्चिम बंगाल की जनता वो सवाल कर रही है। इसको आप कोई राजनीतिक चश्मे के से मत देखिएगा, ये जनता के सवाल है। और जो भेदभाव हुआ है पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ, वो भेदभाव पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हुआ है, इसीलिए हमने ये मुद्दे उठाए हैं। मैं जानता हूँ आपके प्रश्न के पीछे क्या मायने हैं पर इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये किसी एक पार्टी के पक्ष के लिए नहीं है। पर यह बात सही है कि ये सवाल टीएमसी भी उठा रही है, और ये सवाल कुछ बीजेपी के नेता ने भी उठाया है पश्चिम बंगाल में, क्यों हमारे खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल के सवाल पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता है, इसीलिए हमने उठाया। कल राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था और उसमें उन्होंने ये अपील किया है कि अंतिम समय तक पोलिंग बूथ और स्ट्रांग रूम पर नज़र बनाए रखें। तो क्या गड़बड़ी के आसार नज़र आ रहे हैं? इसके पीछे क्या देखते हैं आप?
मुझे लगता है कैंपेन खत्म करने के बाद राहुल जी ने पूरे देश में हर प्रांत में कितने शहरों में कितनी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर कैंपेन किया है और हम लोगों में से हम सब लोग किन्हीं किन्हीं रैलीज में वहां पर रहे और जिस तरह से जन सैलाब और एक सुनामी हमने देखी है, मुझे लगता है उनका वीडियो जो था उसका जो पहला अंश था वो लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का साधुवाद करते हुए था। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप लोग मुस्तैदी से डटे रहिएगा और ईवीएम पर नजर रखिएगा, पोलिंग पर आखिरी दम तक रहिएगा जब तक काउंटिंग हो रही है। इसमें कहने में क्या दिक्कत है? लोगों के मन में संशय तो है ही ईवीएम को, तो अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे हैं, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी ऐसा कोई सवाल आना चाहिए। आपके सहयोगी तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है और अपनी पार्टी बचाने के लिए हमारे चाचा नीतीश जी पलटी मारेंगे। अगर नीतीश वापस इंडिया गठबंधन में आते हैं तो क्या आप लोग स्वीकार करेंगे उन्हें? पलटी मारने का उनकी आदत है, पुरानी आदत है, क्या करें। 4 तारीख को करेंगे क्या मुझे जानकारी नहीं है, पर उनको, उनके बावजूद हमको जनादेश मिलने वाला है, इंडिया जनबंधन को जनादेश मिलने वाला है। जेडीयू की कोई ज़रूरत नहीं होगी जनादेश मिलने के लिए। आप देखेंगे बिहार के जो नतीजे आएंगे वो बहुत आश्चर्यजनक होगा और पलटी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सुप्रिया मैम, आपसे सवाल था इधर से। अगर जो लोग पलटी करना चाहते हैं उनको हम रोक नहीं सकते ना। सुप्रिया मैम, आपने पूरा डेटा एनालाइज कर लिया, किस ये डेटा हम आपके साथ साझा भी कर नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आपने एनालाइज ये भी कर लिया कि किस एज ग्रुप ने देखा, कितना देखा, रीच भी कर ली। तो आप लोगों ने ये भी क्या एनालाइज कर लिया कि कितने वोट आपको पड़ रहे हैं और कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं? स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है, ये जयराम जी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ हंसी मजाक की बात है, क्योंकि जो डेटा हमारा है वो फैक्चुअल डेटा है, वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। ये डेटा हमने अपने घर में बैठ के खादान में तो बनाया नहीं है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, हमारे व्यूज आ रहे हैं, हमारा एंगेजमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है, लाइक आ रहा है, उस डेटा को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप जब वीडियो देखते हैं और आप लोग सब लोग रील वगैरह देखते हैं, जो पसंद आती है उसी को लाइक करते हैं, जो पसंद नहीं आती उसको लाइक नहीं करते। तो अगर 5 गुना लोग हमारे कहे हुए मुद्दों को, हमारे लीडर्स के वीडियो को, हमारी रैलीज के वीडियो को, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को लाइक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमसे प्रभावित है, और जो हमसे प्रभावित है वो जाकर इंडिया गठबंधन वाले निशान पर ही बटन दबाएगा। Supriya ma'am, ma'am, 2 questions. First is that Prajwal Revanna is now being taken into the custody, but a lot of let's leaders focus are on the election campaign. But sir, it is related to, because many of the leaders have questioned about the timing discuss also, the that Revanna why case such date is separately. being used. Let's focus. This press conference is on the election campaign. Your question is an important question. I'll answer it separately. हाँ जी, सर, प्रचार का अंतिम दिन भी चला गया, आपका लास्ट फेज का कल चुनाव है, तो आपके पास इतने सारे आंकड़े आ गए हैं, तो किस आधार पर कांग्रेस के पास ये कहना है कि वो गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत आ रही है? उत्तर प्रदेश है, आप जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस जैसा कि सुनने में आ रहा है आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्या कारण है और पार्टी कुल कितनी सीटें लेकर आ रही है? मैंने आपको पहले दिन 2 चरणों के बाद जो रुझान आए थे, मैंने कहा था कि इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो गया है। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ऐसे राज्यों में जहां 2019 में हमारा बिल्कुल सफाया हो गया था, इस बार आप देखेंगे हमारा प्रदर्शन बहुत मजबूत होगा। राजस्थान में हमारा ही प्रदर्शन मजबूत होगा, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में गठबंधन के रूप में हमारा प्रदर्शन मजबूत होगा। तो पहला कारण ये है, और मैं दिल्ली में बैठकर नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद इन राज्यों में गया हूँ, हमारे नेता गए हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष गए हैं, राहुल जी गए हैं, प्रियंका जी गई हैं, मेरे दो साथी भी गए हैं, मैं खुद गया हूँ। और जो 2019 में जो माहौल था इन विशेष तौर से इन राज्यों में, इसमें मैं हरियाणा भी जोड़ूंगा, इसमें मैं पंजाब भी जोड़ूंगा, हम लोग सब लोग पंजाब से आ रहे हैं, पंजाब भी जोड़ूंगा इसमें। पर पंजाब में 2019 में हम शिखर तक पहुंच गए थे, पर हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना,
उत्तर प्रदेश, बिहार में हमारा सफाया हो गया था। तो पहला कारण यह है कि 2019 की तुलना में इन 7-8 राज्यों में हमारा प्रदर्शन मजबूत है। पर सबसे बड़ा कारण हमारे आत्मविश्वास का ये है प्रधानमंत्री का प्रचार। जिस तरीके से वो भोकलाए गए हैं और रोज को नया मुद्दा ढूंढते थे, कोई कंसिस्टेंट, ये आलोचना कांग्रेस पार्टी की जाती थी कि आपका कोई नैरेटिव नहीं है, आप रोज बदलते रहते हैं। इस बार प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया जा सकता है, रोज एक नया जान हटाने के लिए एक नया मुद्दा उठा देते थे। और जो झूठ की महामारी है वो उन्होंने फैलाया है, हमारे घोषणा पत्र को लेकर, राहुल जी के भाषणों को लेकर, खड़गे जी के भाषणों को लेकर। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि वो घबराए हुए हैं, भोकलाए हुए हैं। वो जो प्रधानमंत्री में जो जिस आत्मविश्वास के साथ वे बोला करते थे, इस बार देखिए वो दिखाई नहीं देता है, थके हुए दिखते हैं। तो इसीलिए हमें विश्वास है। और तीसरी बात, 2019 में एक बालाकोट था, वो एक मुद्दा था, भावनात्मक मुद्दा था। इस बार कोई लहर नहीं था। चुपचाप तरीके से किसान, युवा, और मैं समझता हूं संविधान को लेकर जो मुद्दा बना, आरक्षण को लेकर जो मुद्दा बना, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आत्मविश्वास के साथ, कोई एक आंकड़ा नहीं दूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि जनादेश स्पष्ट और निर्णायक होगा। और एनडीए के जो कई घटक दल हैं कतार में खड़े होंगे इंडिया में शामिल होने के लिए। और थैंक यू।